हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा भारत की कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसी के साथ साथ हम इरिगेशन इन इंडिया भी डिस्कस करेंगे, भारत में सिंचाई और भारत में कृषि। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक सिंगल वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, उसका लगभग 54% हिस्सा जो है वो कृषि मतलब एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जिससे उन्हें रोजगार मिलता है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे लिए फूड ग्रेन्स और कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करती है। कृषि के लिए देखिए 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। एक फेवरेबल टोपोग्राफी होना चाहिए, अनुकूलित भौगोलिक संरचना, सॉइल अच्छी मिट्टी होना चाहिए, एंड क्लाइमेट अनुकूल जलवायु होना चाहिए। ये सभी जो कारक है उस भूमि के लिए आवश्यक हैं जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। कृषि के अंतर्गत एग्रीकल्चर के अंडर केवल फसल उगाना ही नहीं आता है, जबकि एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, मछली पालन, जो फिशरीज है वो, रेशम कीट पालन, ये सभी एक्टिविटी हमको एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलती है। भारत की कुल भूभाग में से लगभग 51% भाग पर कृषि मतलब एग्रीकल्चर काम होता है। 4% हिस्से पर ग्रासलैंड है, मतलब घास के मैदान हैं। 21% हिस्से पर फॉरेस्ट है, जंगल हैं, जबकि 24% भाग जो है वो भूमि बिल्कुल बंजर और अनुपयोगी है। भारत में फ्रेंड्स 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन है। किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट कंडीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर क्लाइमेट सही नहीं है तो पौधे का विकास जो है, डेवलपमेंट संभव नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए धान जो होता है, राइस जो होती है, वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर लाइन के पास वाले एरिया में ही धान की फार्मिंग करना पॉसिबल है। जैसे धान एक ट्रॉपिकल प्लांट है और गेहूं जो है वो टेम्परेट प्लांट है। यही वजह है कि गेहूं की फार्मिंग जो है, मतलब जो खेती है, वो विंटर सीजन में होती है, और धान की फार्मिंग जो है, खेती जो है, वो अराइवल ऑफ मानसून के साथ होती है। तो चलिए अब हम यही 15 एग्रो क्लाइमेट जोन को डिस्कस करते हैं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को। जैसा कि आप यहाँ पर नक्शा देख पा रहे होंगे, भारत के एग्रो क्लाइमेट जोन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें भारत को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों को क्लाइमेट, सॉइल एंड एग्रीकल्चर के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। हर एक एरिया में भिन्न भिन्न क्लाइमेट, सॉइल, इन सब की विशेषता होती है जो वहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न को प्रभावित करती हैं। जैसे कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ठंडी जलवायु जो है, एकदम कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण वहाँ की फसलें और जो कृषि होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो होता है, उसकी पद्धतियाँ अन्य क्षेत्रों से अलग होती हैं। इसी प्रकार से वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर धान की खेती जो है वो प्रमुख रूप से की जाती है। चलिए इन 15 ही जोन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जोन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पश्चिम हिमालय क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र जो है कोल्ड क्लाइमेट एंड माउंटेनियस टेरेन्स के लिए जाना जाता है, पर्वतीय भूभागों के लिए। यहाँ की मुख्य फसलें जो है वो है एप्पल, अखरोट, वॉलनट जो होता है वो, एंड विंटर वेजिटेबल्स। जोन 2 हम डिस्कस करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित यह क्षेत्र जो है अधिक वर्षा, हाई रेनफॉल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। यहाँ पर चाय, राइस, बांस, इन सब की खेती की जाती है। जोन 3 डिस्कस करें, लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन, निचला यहाँ पर गंगा मैदान क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र जो है नदियों से समृद्ध, रिवर फीड और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से धान, गन्ना, जो शुगर केन होता है वो, जूट, इन सब की खेती की जाती है। जोन 4 डिस्कस करें, मिडिल गैंगेटिक प्लेन रीजन, मध्य गंगा मैदान क्षेत्र। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, गंगा नदी के किनारे फैला हुआ है, जहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ने, इन सब की खेती के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। जोन 5 डिस्कस करते हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, ऊपरी गंगा मैदान क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र जो है ऊपरी गंगा घाटी, अपर गंगा वैली में स्थित है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, चावल, गन्ना, ये सभी प्रमुख फसलें हैं। जोन 6 की बात करते हैं, ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र, ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का यह क्षेत्र जो है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से यहाँ पर गेहूं, धान
इनकी खेती जो है वो की जाती है। जोन 7 की बात करते हैं, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पहाड़ी और पठारी भूभाग जो है, हिली एंड प्लेट्यू रीजन, वो हमको देखने को मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से मक्का, बाजरा, कपास, कॉटन होता है, वो उगाई जाती हैं। काली मिट्टी की अधिकता होती है महाराष्ट्र में, इसीलिए यहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। जोन 8 की बात करते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, मध्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र जो है बहुत ही ड्राई, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी एरिड क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। यहाँ की फसलें जो है प्रमुख रूप से वो बाजरा है, ज्वार है, दालें हैं, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जोन 9 की बात करें तो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, पश्चिमी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला क्षेत्र है। कठोर जलवायु, यहाँ पर बिल्कुल हार्श क्लाइमेट रहता है। पहाड़ी भूभाग हैं, यहाँ पर कपास, ज्वार, इनकी खेती की जाती है। जोन 10 की बात करें, साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का यह क्षेत्र जो है दक्षिणी पठारी इलाकों, साउथर्न प्लेट्यू एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर मूंगफली, दालें, कपास, इन सब की खेती की जाती हैं। जोन 11 की बात करें, ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड हिल्स रीजन, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी का यह क्षेत्र जो है कोस्टल क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। यहाँ पर धान, कोकोनट और फिशिंग मतलब मछली पालन जो है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। जोन 12 की बात करें, वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड घाट रीजन, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का यह क्षेत्र जो है उच्च वर्षा मतलब हाई रेनफॉल वाला तटीय जलवायु वाला एक क्षेत्र है, जहाँ पर मुख्य फसलें नारियल, सुपारी और धान होती हैं। जोन 13 की बात करें, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स रीजन, गुजरात मैदान और पहाड़ी क्षेत्र। गुजरात का यह क्षेत्र जो है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला एक क्षेत्र है, ड्राई एंड सेमी एरिड क्लाइमेट वाला। यहाँ पर कपास, गन्ना और मूंगफली जो है उनकी खेती की जाती है। जोन 14 की बात करें, वेस्टर्न ड्राई रीजन की, पश्चिमी शुष्क प्रदेश की, तो राजस्थान का यह क्षेत्र जो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है, एरिड डेजर्ट क्लाइमेट वाला। यहाँ पर बाजरा, मूंगफली और ऊंट पालन जो है वो प्रमुख गतिविधियों के रूप में देखा जाता है। जोन 15 की बात करें, द आइलैंड्स रीजन, द्वीपीय प्रदेश, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यह क्षेत्र जो है समुद्री और तटीय जलवायु, मैरीन एंड कोस्टल क्लाइमेट वाला एक क्षेत्र है। यहाँ पर नारियल, सुपारी, मछली पालन, फिशिंग, ये सभी एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। तो ये भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, 15 एग्रो क्लाइमेट जोन को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की। कृषि के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। 3 मेजर इसके हमको टाइप देखने को मिलते हैं। पहला है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा है कैश या फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर, एंड तीसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। इसमें भी देखिए 3 तरीके की फसल आती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल एंड जायद की फसल। तो चलिए एक एक करके सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। निर्वाह कृषि इसको हिंदी में बोला जाता है। देखिए निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ये वो खेती होती है जिसमें किसान सिर्फ अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनाज उगाता है। इसमें ज़्यादा उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन या बाजार में बेचने का मकसद उसका नहीं होता है। किसान जो भी उगाता है उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर एक किसान अपने छोटे से खेत में चावल, गेहूं या फिर सब्जियां उगाता है। इसका उद्देश्य होता है कि उसका परिवार पूरे साल के लिए खाना खा सके। इस खेती में किसान बहुत ज़्यादा तकनीक, टेक्नोलॉजी या फिर रासायनिक खाद जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि पुराने पारंपरिक तरीकों का उपयोग करता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें इसे झूम खेती जो है वो कहा जाता है। झूम खेती में किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके खेती करते हैं और कुछ सालों बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। मणिपुर में इसे पामलू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके की खेती ज़्यादातर उन जगहों पर की जाती है जहां पर आधुनिक संसाधन नहीं होते हैं। किसान सीधे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने पर ध्यान देते हैं। तो समझ में आ गया आपको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि ऐसी खेती जिसमें उगाई गई फसलों, क्रॉप्स का उपयोग बिजनेस के लिए किया जाता है। किसान इन फसलों को बेचकर अपनी इनकम कमाते हैं। इस तरीके की कृषि में जो भी उत्पादन, प्रोडक्शन होता है उसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत न सिर्फ फसलों का उत्पादन होता है बल्कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी आता है जिसे बेचा जा सकता है। कमर्शियल क्रॉप की अगर प्रमुख फसलों की बात करें हम,
तो कौन कौन सी है? शुगर केन, गन्ना है, कॉटन है, टोबैको है, तंबाकू, टी, कॉफ़ी, जूट, रबर, कोको, फ्लैक्सीड, सरसों, मूंगफली, आलू, फल सब्जियां और दालें, ये सभी कमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत फसलें आती हैं। समझ में आया आपको? कमर्शियल एग्रीकल्चर का मुख्य एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना और प्रोडक्शन को बाजार में बेचना। तीसरा हमारा टाइप आता है फसलों के आधार पर कृषि, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। तो इसमें हम 3 फसल डिस्कस करेंगे, रबी की फसल, खरीफ की फसल एंड जायद की फसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। देखिए, रबी की फसल जो है ये विंटर सीजन में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और समर सीजन में अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती हैं। प्लांटिंग टाइम क्या होता है इसका? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, विंटर सीजन। एंड हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है? समर सीजन, अप्रैल से जून के बीच में। कुछ मेजर रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, आलू, सरसों, ये सभी प्रमुख फसलें हैं रबी की। ये फसलें कंट्री के बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट के अंदर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। कंट्री में जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो गेहूं और अदर रबी की क्रॉप के लिए, फसलों के लिए प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। विंटर सीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा होती है वो इन फसलों को अधिक प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल जो है कंट्री के डिफरेंट एरिया में मानसून के स्टार्टिंग के टाइम जून जुलाई के साथ जो है वो उगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। कुछ प्रमुख फसलों की बात करें खरीफ फसलों की तो वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। चावल की फार्मिंग मेजरली असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट में की जाती हैं। देखिए, लास्ट के कुछ ईयर से जो चावल की फार्मिंग है वो पंजाब और हरियाणा में उगाई जाने वाली इम्पोर्टेंट फसल जो है वो बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 नई फसल जो है वो उगाई जाती हैं, जैसे कि आंस, अमन और बोरो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जायद की फसल। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। ये जो क्रॉप है इसमें तेज हीट और ड्राई विंड सहन करने की कैपेसिटी होती है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट में जायद की क्रॉप जो है, फसल जो है वो लगाई जाती हैं। जायद क्रॉप को जायद खरीफ, जायद रबी में डिवाइड किया जाता है। जायद रबी की क्रॉप के बीज लगाने का सही टाइम फरवरी से मार्च के बीच में होता है एंड कटाई का जो टाइम होता है वो अप्रैल से मई के बीच होता है। वहीं जायद खरीफ फसल की बात करें तो इसके बीज लगाने का सही टाइम अगस्त से सितंबर और कटाई का टाइम जो होता है वो दिसंबर से जनवरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जायद की फसलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। जायद में तरबूज और खीरे की पैदावार अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलती है। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपको कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच वाला जो टाइम होता है उस टाइम में जायद की फसल जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, अब रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बोई का सही टाइम पता चल गया तो किसी भी फसल को पूरा पकने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने लगता है। तो मान लो जैसे कि अक्टूबर दिसंबर के महीने में कोई फसल जो है वो बोई जा रही है, प्लांटिंग टाइम उसका अक्टूबर नवंबर है, तो हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा? वहाँ से आप 6 महीने पकड़ लो, तो अप्रैल जून के आसपास। बट हमको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि खरीफ की फसल अक्टूबर दिसंबर में लगाते हैं कि रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में लगाते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं ख़त्म करा देता हूँ आपका। देखिए, कौन सी फसल खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है? ठंड के टाइम बोई गई फसल कि बारिश से जस्ट पहले बोई गई फसल? अगर पानी बहुत ज़्यादा गिर गया तो चांसेस है खराब होने का, बिल्कुल है। पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा मान लो तो भी फसल खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो खराब वर्ड जो है ये आपको सिर्फ खरीफ में दिखेगा, खरीफ की फसल। तो ऑब्वियस सी बात है, खरीफ की फसल खराब होने के चांसेस हाईएस्ट लेके बैठी हुई है, तो मतलब जून से जुलाई के बीच में ये बोई जाती है। इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से इजीली याद रख सकते हैं। एक बार आपने बस ये सुन लिया ना, समझ लिया ना, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे आप इस चीज़ को। चलिए, तो ये हमने अलग अलग कृषि के टाइप को डिस्कस किया। अब हम भारत की प्रमुख फसलों को डिस्कस करेंगे, मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अलग अलग फसल जो है एक एक करके सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो मिट्टी होती है, क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है एंड जो फार्मिंग सिस्टम है
उसमें डिफरेंस होने के कारण कंट्री के अलग अलग डिफरेंट एरिया में अलग अलग प्रकार की फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। अगर हम देखें तो मेजरली हमको खाद्य फसलें जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये सब देखने को मिलते हैं। रेशेदार फसलें होती है फाइबर क्रॉप्स जिसमें जूट और कपास की खेती की जाती है। तीसरा पेय फसलों में चाय, कहवा, इन सब की फसल हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम मेजर क्रॉप्स का डिस्कस कर रहे हैं उसमें आती है चावल, राइस। तो भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका मेजर फूड जो है खाना वो क्या है, चावल है। जो चावल है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल की 3000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट रीजन में उगाई जाती हैं। चावल एक खरीफ और समर क्रॉप है जो कि जून से अगस्त के बीच में बोई जाती हैं और नवंबर से जनवरी के बीच में काटी जाती हैं। इसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से ऊपर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। कम वर्षा वाले एरिया में भी इसे इरिगेशन करके उगाया जा सकता है, सिंचाई करके। कंट्री के टोटल राइस प्रोडक्शन का 50% से अधिक राइस जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से मिलता है। इंडिया में कृष्णा, गोदावरी, इनके डेल्टा एरिया जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आते हैं उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हीट की, गेहूं की। गेहूं इंडिया की दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है। यह इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पैदा की जाती है। गेहूं एक रबी की फसल है। इसे उगाने के लिए विंटर सीजन और पकने के टाइम खिली धूप की रिक्वायरमेंट होती है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंट्री में गेहूं के प्रोडक्शन के लिए 2 मेजर एरिया हैं। पहला है गंगा सतलज पेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। इन 2 रीजन में गेहूं का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में गेहूं प्रोडक्शन करने वाले ये मेजर स्टेट्स हैं। मोटे अनाज की बात करें फ्रेंड्स तो ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। इन मोटे अनाजों की बात करें तो इनमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि रागी में ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज मतलब कोर्स ग्रेन। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज कोर्स ग्रेन उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। वहीं अगर हम स्टेट विद टॉप 3 एरिया ऑफ कोर्स ग्रेन की बात करें तो किस राज्य में मोटे अनाज की खेती के लिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल है तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पर कर्नाटक। मतलब सबसे ज़्यादा जमीन मोटे अनाज के लिए खेती के लिए प्रयोग की जाती है इन 3 स्टेट में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखिए फसल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी ज्वार एरिया और प्रोडक्शन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद कंट्री की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है। ज्वार अफ्रीकन ओरिजिन का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है, जिसके लिए 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर और 30 से 65 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो ज्वार होती है उसको डिफरेंट टाइप की सॉइल में उगाया जा सकता है। यह फसल जो होती है रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई जा सकती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन अधिक क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। ज्वार गरीब लोगों का एक सस्ता भोजन है। इसे पशुओं के चारे के रूप में भी यूज किया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 24.2% हिस्से पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसमें ज्वार की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 5.65%, मतलब 5.5% हिस्से पर ज्वार जो है उसको उगाया जाता है। ज्वार के अगर टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। जबकि अगर टॉप 3 स्टेट बाय एरिया की बात करें हम तो महाराष्ट्र, कर्नाटक दोनों बिल्कुल एज इट इज़ है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर राजस्थान आ जाता है। अगली फसल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स जो कि हमारा बाजरा एक अफ्रीकन ओरिजिन का प्लांट है। भारत में यह गरीब लोगों का एक आहार है, डाइट है। इसके तने का यूज़ जो है पशु चारे और झोपड़ी के छप्पर बनाने में किया जाता है। बाजरा की फार्मिंग जो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन वाले एरिया में की जाती है। बाजरा के लिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड 40 से 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल अच्छी मानी जाती है। यह फसल जो है रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई जाती है। इसे हल्की बालुई, काली और उच्च भूमि जो हाई लैंड्स होती है वहाँ की लाल बजरी सॉइल में उगाया जाता है। यह खरीफ की क्रॉप है जो कि मई से सितंबर के बीच बोई जाती हैं और अक्टूबर से मार्च के बीच में काटी जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रेनफॉल मतलब जो बारिश की रिक्वायरमेंट पड़ती है
वो बहुत ही कम पड़ती है। इस वजह से राजस्थान में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर बाजरा के टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें कंट्री में, तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आता है गुजरात। वहीं अगर एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आ जाता है महाराष्ट्र। अगली फसल की तरफ चलते हैं हम, जो कि है मक्का। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेज। मक्का जो है अमेरिका ओरिजिन का प्लांट है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं सेंचुरी में इंडिया में लाया गया था। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है। यह क्रॉप इंडिया के टोटल बोए गए एरिया के 9 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर उगाई जाती है, मतलब 9% लगभग एरिया पर। इसकी खेती जो है वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर कंट्री के लगभग सभी पार्ट में हमको देखने को मिलती है। मक्का एक खरीफ की क्रॉप है, फसल है। यह कंट्री के कुछ पार्ट में रबी की क्रॉप के रूप में भी उगाई जाती हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर एंड अप्रॉक्सीमेट 50 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती हैं। मक्का की जो खेती है ये दालें, कॉटन, वेजिटेबल्स इनके साथ मिक्स तरीके से की जाती हैं। और जो पाला और ड्राई विंड्स होती है वो मक्का की क्रॉप के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। पाला मतलब एक मौसमी घटना है जिसमें ठंड के कारण बर्फ जो है वो जम जाती है। पाला तब बनता है जब हवा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है। ये आमतौर पर सर्दियों के मौसम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पिंटली वैरायटी का मक्का जो है वो उगाया जाता है और राजस्थान और हिमाचल में डेंट वैरायटी का मक्का उगाया जाता है। मक्का उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसमें अगर हम टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें जो सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करते हैं तो वो है कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। एरिया वाइज देखें कि कहाँ पर मक्का की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा होती है एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, अगली फसल की तरफ चलते हैं जो कि हमारी जौ। इसे इंग्लिश में बोला जाता है बार्ली। जो एक विंटर सीजन की फसल है। ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसका यूज़ वाइन, विस्की इनको बनाने में किया जाता है। इसके प्रोडक्शन के लिए 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड 70 से 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की। जो मीडियम फर्टिलिटी वाली मिट्टी होती है जैसे कि दोमट मिट्टी, उसकी रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिलती है। इंडिया के 2 मेजर स्टेट हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिनमें 68% एरिया में जौ की फसल जो है वो बोई जाती हैं और 74% प्रोडक्शन यहाँ से हमको मिलता है। इसके बाद अगली फसल की तरफ चलते हैं जो कि है रागी। ये ड्राई रीजन की क्रॉप है, फसल है। ये लाल, काली, बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। रागी की जो फसल है इसको उगाने वाले मतलब प्रोड्यूस करने वाले स्टेट की बात करें तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अगली फसल आती है हमारी दलहन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पल्सेस। इंडिया वर्ल्ड में पल्सेस मतलब दलहन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी कंज्यूमर कंट्री भी है। दालें फलीदार फसलें होती है और इनमें प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मेजर अगर हम पल्सेस क्रॉप की बात करें, दालों की बात करें तो उसमें चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुल्थी, मोट ये सभी दलहनी फसलें आती हैं। दलहन फसलें जो होती है ये क्रॉप रोटेशन द्वारा मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन फसलों को दूसरी जो फसल होती है उनके रोटेशन में बोया जाता है। इंडिया में पल्सेस की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। दलहन दालों के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। कंट्री में पल्सेस की फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर निम्न एरिया में होती है। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के ड्राई पार्ट्स में। ठीक है, भारत में टोटल बोए गए एरिया के लगभग 30% भाग पर पल्सेस क्रॉप की फार्मिंग की जाती है, दालों को बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, रेशेदार फसलें की। तो इसमें सबसे पहला आता है नंबर कॉटन का, कपास का। कॉटन इंडिया का नेटिव प्लांट है। इंडिया वर्ल्ड का पहला देश है जहां पर कॉटन की वेराइटी डेवलप की गई है। कॉटन जो है ये एक खरीफ की फसल है। यह मक्का, ज्वार, रागी, तिल, अलसी, मूंगफली और सब्जियों के साथ में मिक्स तरीके से उगाई जाती हैं। कॉटन को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। नॉर्थ इंडिया में कॉटन समर सीजन में मानसून के आगमन के पहले अप्रैल और मई में और पेनिनसुलर इंडिया में सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। कॉटन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट भी अच्छा खासा रिक्वायर्ड होता है और 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है।
और जो पाला होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, वो कपास की क्रॉप के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जो ब्लैक सॉइल होती है ना उसको। कपास जो होता है कॉटन, उसको महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या फिर सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो कॉटन है उसकी अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि देशी, श्यामली, सुविन, सुजाता, ये सब कॉटन की अलग अलग किस्में हैं। देश में कॉटन के प्रोडक्शन के 4 मेजर एरिया है। गुजरात, सौराष्ट्र, दूसरा है दक्कन प्लेट्यू का काली मिट्टी वाला प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटक एंड वेस्ट आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर हम कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और चौथे नंबर पर राजस्थान। अगर एरिया वाइज हम डिस्कस करें तो टॉप 4 स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान, जहां पर कॉटन की खेती का सबसे ज़्यादा एरिया हमको देखने को मिलता है। अगली फसल आती है हमारी जूट। देखिए, जूट एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी खेती के लिए 24 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर और 125 से 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। जूट एक खरीफ की फसल है। इसे फरवरी से जून के बीच में बोया और जुलाई से अक्टूबर के बीच काटा जाता है। इसे पकने में 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। इसका यूज़ मोटे कपड़े, बैग, रोप, कारपेट, इनके प्रोडक्शन में किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर वाइट जूट का प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, जिसमें कंट्री का 75% जूट एरिया जो है वो शामिल है। पश्चिम बंगाल देश के टोटल प्रोडक्शन का 3/4 पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद असम और बिहार का नंबर आता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, सुनहरा रेशा। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो टॉप 3 स्टेट आते हैं। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट की बात करें जहां पर जूट की खेती का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम ही है, पश्चिम बंगाल, बिहार एंड असम। चलिए, अब इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट फसलों को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि शुगर केन, चाय, कॉफ़ी, ये सभी। तो सबसे पहले शुगर केन की बात करते हैं, गन्ने की। तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट और इंडियन ओरिजिन का प्लांट है। इसे 8 माह तक 20 से 26 डिग्री तक हाई टेम्परेचर और अप्रॉक्सीमेट 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंडिया में शुगर केन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक टेम्परेचर वाले गर्म एरिया में उगता है, लेकिन शुगर केन की क्रॉप के लिए 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर और पाला हानिकारक होता है। पाला शुगर केन में शर्करा की मात्रा को कम करता है, मतलब जो मिठास होती है उसको कम कर देता है, और क्रॉप के प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया में शुगर केन की फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक का नंबर। एरिया वाइज भी अगर डिस्कस करें तो सीक्वेंस सेम ही है। सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश में होती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य भी यही हैं। नेक्स्ट हमारी फसल आती है चाय, टी। चाय की खेती जो है दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत में शुरू की गई थी। भारत में चाय की खेती ब्रिटिश शासकों ने 1841 में शुरू की, और इस समय दार्जिलिंग जो था पश्चिम बंगाल का, और कछार असम का, एंड नीलगिरी तमिलनाडु में चाय के बागान जो है वो लगाए गए थे। चाय की 2 किस्में होती है, एक होती है चीनी चाय और दूसरी होती है असमी चाय। चीनी चाय, इसका पौधा ऊंचा और पत्तियां मुलायम होती है। वहीं असमी चाय की बात करें तो इसका पौधा छोटा होता है और पत्तियां कठोर होती हैं। चाय जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। भारत विश्व में लगभग 21% चाय का उत्पादन करता है। असम चाय उत्पादन में सबसे आगे है। जो असम राज्य है वो भारत के 2 प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पेय बनाती है। चाय का निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, भारत को विदेशी मुद्रा, फॉरेन जो करेंसी है वो दिलाने में भी मदद करता है। इससे भारत का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है, क्योंकि चाय भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के जो चाय एक्सपोर्टर कंट्री है जैसे कि केन्या, चीन, श्रीलंका, इनमें शामिल हैं। भारत में टॉप 4 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें जो चाय का उत्पादन करते हैं सबसे ज़्यादा, तो पहले नंबर पर असम, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पर केरल है। टॉप 4 स्टेट बाय एरिया की बात करें हम तो यही सीक्वेंस है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद हम बात करते हैं कहवा मतलब कॉफ़ी की। कॉफ़ी का मूल पौधा पूर्वी अफ्रीका के अबिसिनिया से है। भारत में इसे सबसे पहले कर्नाटक के बाबाबुडान हिल्स में उगाया गया था। भारत की कॉफ़ी अपने बेहतरीन स्वाद के लिए बहुत ही ज़्यादा विदेश में प्रसिद्ध है। कॉफ़ी की खेती के लिए
गर्म और नम जलवायु जो होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसकी ज़रूरत होती है। इसमें 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर सालाना बारिश की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर गर्मी और पाला दोनों ही कॉफ़ी की खेती के लिए हानिकारक होते हैं। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का सिर्फ 3.73% हिस्सा भारत में पैदा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में पैदा होती है, जो देश के कुल उत्पादन का 71% हिस्सा है। इसके बाद केरल और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं। पहला है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा और तीसरा है लिबेरिका। भारत ज़्यादातर बेस्ट क्वालिटी की अरेबिका कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मांग है। तो ये हमने भारत की अलग अलग फसलों को डिस्कस किया। इसके अलावा भी स्टेट वाइज एक बार और हम डिस्कस करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फसलें हैं, किन किन स्टेट में किन किन फसलों को ज़्यादातर बोया जाता है। एक बार मैप से भी डिस्कस करते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, भारत के मैप में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन की, तो वहाँ पर केसर की खेती जो है वो अधिक मात्रा में होती है। इसके साथ साथ सेब और अखरोट की खेती भी की जाती है, वॉलनट की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से सरसों जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, जौ, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू जो है इसका प्रोडक्शन, इन सभी को अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। सेम टू सेम बिहार में भी गेहूँ, जौ, गन्ना, मिल्क प्रोडक्शन और आलू का उत्पादन जो है वो किया जाता है। असम में बात करें तो टी के लिए असम जो है वो जाना जाता है, वहाँ पर चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो जूट और चावल उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन जो दालें होती है वो, तिलहन, चना, ये दालें जो है मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में देखिए प्रोड्यूस की जाती हैं। गुजरात की बात करें तो कपास, मूंगफली, ये प्रोडक्शन गुजरात में अधिक मात्रा में होता है। महाराष्ट्र में ज्वार, प्याज, अरहर, आम, अंगूर, कॉटन, ये सभी महाराष्ट्र में उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम, ये अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है। केरल में प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च, ये केरल में अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं। तमिलनाडु में बात करें तो ग्रीन चिली, टैबेको, मेज़, मक्का, ये अधिक मात्रा में तमिलनाडु से प्रोड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश से हल्दी, तंबाकू, मक्का, इनका प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। तो मैप के थ्रू भी एक बार हमने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की, मतलब भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों की। तो भारत में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि चेंजेस, इसमें प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, उसके मेथड्स को अपग्रेड किया जाता है, जिससे एग्रीकल्चर कृषि में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो भारत में इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन जो है हम देखते हैं, सबसे पहले हरित क्रांति को, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो अनाज उत्पादन से संबंधित है ये। इस क्रांति ने भारत को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया है। इसका नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था। वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, श्वेत क्रांति की, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित हैं। इसके तहत डेयरी क्षेत्र में सुधार किया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? वर्गीस कुरियन ने। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये आलू के उत्पादन से संबंधित हैं। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित हैं। इनकी बढ़ोतरी के लिए नई तकनीकों का इसमें प्रयोग किया गया। सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा उत्पादन एक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। गुलाबी क्रांति जो है, पिंक रिवॉल्यूशन, ये प्याज और मांस के उत्पादन से संबंधित हैं। इसमें दूरेश पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूरी क्रांति की बात करें, ब्राउन रिवॉल्यूशन की, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और उनके सही उपयोग पर ध्यान दिया गया इस रिवॉल्यूशन के तहत, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन की, तो मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। डॉक्टर अरुण कृष्णन ने इसका नेतृत्व किया था। काली क्रांति की बात करें, ब्लैक रिवॉल्यूशन की, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के उत्पादन से संबंधित हैं। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित हैं। इसका नेतृत्व सेम पित्रोदा ने किया था। अमृत क्रांति जो है, अमृत रिवॉल्यूशन, ये नदियों को जोड़ने से संबंधित हैं। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये क्रांति जो है स्थायी कृषि उत्पादन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। स्वीट रिवॉल्यूशन जो है ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन फल, सब्जी, बागवानी उत्पादकों मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, इनसे संबंधित हैं। एंड सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये कपास उत्पादन, कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। तो ये भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिलते हैं, और ये किन किन क्षेत्र से किन किन फसलों से संबंधित हैं वो हमने डिस्कस किया। देखिए, इस टॉपिक में एक छोटा सा सेक्शन और है, स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के प्रकार बोलते हैं इनको। इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पीसी कल्चर में किस तरीके की एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है।
तो बिजनेस लेवल पर की जाने वाली मछली पालन की एक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। मछली पालन जो होता है ना उसको। और भी है, एक एक करके डिस्कस करें। विटीकल्चर की बात करें तो अंगूरों का बिजनेस लेवल पर उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर जो है ये रेशम उत्पादन की क्रिया है। हॉर्टिकल्चर बिजनेस लेवल पर फलों का उत्पादन जो है उसे क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑलिविकल्चर की बात करें तो बिजनेस लेवल पर की जाने वाली जैतून की कृषि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑलिविकल्चर बोलते हैं। ऑर्बरी की बात करें तो विशेष प्रकार के व्रतों एवं झाड़ियों की कृषि को क्या बोलते हैं, ऑर्बरी कल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्लावर तो फूलों की कृषि से संबंधित है, बिजनेस लेवल पर की जाने वाली फूलों की खेती। ऑलेरिकल्चर जो है ये बिजनेस लेवल पर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है ये घोड़ों व खच्चरों का पालन जो है उसमें देखने को मिलता है। वर्मीकल्चर जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मीकल्चर कहलाता है। एंड मोरिकल्चर जिसमें रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है। तो ये कृषि के एग्रीकल्चर के अलग अलग स्पेशल टाइप हैं, इनसे भी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। इसके बाद हम देखिए एग्रीकल्चर में लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इरिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में लास्ट में भारत के कृषि शोध संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट किन किन सिटी में है, किन किन शहर में है, ये हमको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने ये लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं आपको, और ये इंस्टीट्यूट किन सिटी में है ये आपको यहाँ पर टेबल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैप में भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो प्लान कर दूंगा, एक ट्रिक वाला वीडियो, जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उसमें, जैसे कि 15 एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 15 को 10 से 15 समथिंग है कुछ, तो मैं आपको वो ट्रिक से याद करा दूंगा कि चावल का अनुसंधान केंद्र जो है रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है। तो वो ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। कैसे, जैसे कि चावल की रिसर्च करना थी तो एक लड़के ने चावल खाया, तो जैसे ही उसने चावल मुंह में खाया तो कटकट की आवाज़ आएगी। कच्चा चावल खाएगा तो कटकट की आवाज़ आएगी, तो कटकट से बना कटक। तो चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कटक में। तो ऐसी 10 से 15 में आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको इंपॉर्टेंट सारे जो है वो दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भारत में सिंचाई की, इरिगेशन इन इंडिया। जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इरिगेशन सिंचाई का मतलब होता है जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उनको पानी देने की प्रक्रिया, प्रोसेस। जैसे ह्यूमन बॉडी को 70% पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी 90% पानी की आवश्यकता होती है। फसलें जो होती है वो अपनी वृद्धि जो करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, उसके लिए वो पानी पर निर्भर होती है। तो पौधों को ये जो पानी की आपूर्ति होती है, वाटर सप्लाई जो होती है, ये 2 तरीके से की जाती है। पहला ट्रेडिशनल इरिगेशन और दूसरा होता है मॉडर्न इरिगेशन। दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इरिगेशन की, पारंपरिक सिंचाई की, तो सिंचाई जो होती है पुराने तरीके से इसमें की जाती है। किसान खुद या फिर जो मवेशियों होते हैं उनका उपयोग करके कुआं या फिर नलकूप जो होते हैं, बोरवेल जो होते हैं, या फिर पौंड जो होता है, तालाब, वहाँ से पानी खींचकर खेतों तक ले जाते हैं और सिंचाई करते हैं। इसमें पुली सिस्टम होता है, लीवर सिस्टम होता है, चेन पंप होता है, इन तरीकों का इस्तेमाल किए जाते हैं। पारंपरिक सिंचाई का एक बड़ा लाभ यह है कि यह चीप होता है, सस्ता होता है। एग्जाम्पल के लिए जो कुआं होता है, तालाब होता है, नलकूप होते हैं, बोरवेल होते हैं, इससे सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम मॉडर्न इरिगेशन की बात करते हैं। तो यह तरीका पारंपरिक सिंचाई में होने वाले पानी के नुकसान, जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, उसको कम करता है और पानी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। अब इसके अंदर भी हमको 2 सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। देखिए, सबसे पहले फुव्वारा प्रणाली को समझते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम को। इसमें पानी को छोटे छोटे कणों के रूप में फसल पर छिड़का जाता है, जैसे कि गार्डन्स या बगीचों में फुव्वारा काम करता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि एक पंप होता है जो कि पानी को पाइप्स के जरिए हाई प्रेशर से नोजल से बाहर फेंकता है, जिससे कि फसलों पर समान रूप से पानी जो है वो फैलता है। यह तरीका उन क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी है जहां पर पानी की कमी होती है। इसके बाद अगला सिस्टम आता है ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों तक, पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बचत जो होती है, वाटर सेविंग, वो देखने को मिलती है और पौधों को भी इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रणालियों को हमने डिस्कस किया, पारंपरिक सिंचाई और आधुनिक सिंचाई, ट्रेडिशनल इरिगेशन एंड मॉडर्न इरिगेशन। लास्ट में एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, भारत में जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, वो कुओं के माध्यम से होता है, नलकूपों, ट्यूबवेल्स के माध्यम से होता है।
नहरों के माध्यम से होता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, कुओं एवं नलकूप जो होते हैं, कुओं एवं ट्यूबवेल्स के माध्यम से 63% सिंचाई जो है वो की जाती है। और भारत में इरिगेशन का ये सबसे बड़ा सोर्स है, कुएं और नलकूप। सेकेंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स नहरें। लगभग 24% सिंचाई जो है नहरों के माध्यम से होती है। यह सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा आता है हमारे पास में टैंक्स। लगभग 3% सिंचाई जो है वो टैंकों और तालाबों के माध्यम से की जाती है। और चौथा आता है अदर सोर्सेस। लगभग 10% सिंचाई जो है इनसे की जाती है, जैसे कि झीलें, नदियों या फिर कोई प्राकृतिक जल स्रोत है वहां से। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के माध्यम से जो सिंचाई करने वाला राज्य है, अग्रणीय राज्य है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इस राज्य में ट्यूबवेलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देश में ट्यूबवेल आधारित सिंचाई का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, इन सब का नंबर आता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में मैक्सिमम इरिगेशन एरिया वाला स्टेट जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। भारत में मोस्ट अनइरिगेटेड एरिया जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दूसरा स्थान है फिर राजस्थान। कंट्री में कैनल्स मतलब जो नहरें होती है उनके द्वारा टॉप इरिगेटेड स्टेट जो है वो है यूपी। फिर दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे पे आता है पंजाब। कंट्री में तालाब जो होते हैं, पॉन्ड जो होते हैं, उनके द्वारा सिंचाई सर्वाधिक करने वाले राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। कंट्री में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में की जाती है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन क्लियर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये इरिगेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। छोटा सा ही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमने बस एक बार पढ़ ली तो हमको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरे टॉपिक को ध्यान से समझा होगा। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू जो है वो मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं आपको। तो वहाँ पर जाइए, अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से। जितना आप टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है एग्जाम में सही क्वेश्चन करने की। तो बस मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।